तो आइए सुनते हैं आज एक दिल दहला देने वाली नाकाबिले यकीन कहानी। अग्रवाल हाउस में खूब गहमा गहमी हो रही थी। हर तरफ लोग आ जा रहे थे। कोई मिठाई के टोकरे ले जा रहा था तो कोई फूलों से लदी सीढ़ियां चढ़ रहा था। ये तमाम इंतजामात शेखर अग्रवाल के अकलौते बेटे हरीश अग्रवाल की शादी के लिए थे, जिसकी शादी शेखर के बचपन के दोस्त सुनील की अकलौती बेटी संध्या से हो रही थी। शेखर और सुनील स्कूल के जमाने से साथ थे। शेखर ने बिजनेस में डिग्री लेकर अपना फैमिली बिजनेस संभाल लिया, जबकि सुनील सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके 16 साल पहले बेंगलोर से यूके चला गया था। जब वो यूके गए तो उनकी बेटी संध्या 2 साल की थी। दूसरी तरफ शेखर के परिवार में उसकी धर्मपत्नी आशा, बेटा हरीश और बेटी श्रुति थे। श्रुति शादीशुदा थी, जबकि संध्या और हरीश भी एक दूसरे को पसंद करते थे। दोनों ने तस्वीरों में भी एक दूसरे को देखा हुआ था, साथ लाइव चैट पर भी उनका राब्ता रहता था। शेखर ने सुनील और उनके परिवार के ठहरने का बंदोबस्त अपने दूसरे बंगले में करवाया था। माँ जी, आप ये तमाम ड्रेसेस देख लीजिए, श्रुति ने अपनी माँ आशा के कमरे में आकर कहा, और फिर एक एक करके श्रुति ने अपनी माँ को संगीत, बारात और रिसेप्शन के ड्रेसेस दिखाए। श्रुति, तूने तो मेरी खुशी को और दुगना कर दिया है। तूने मेरी उम्मीद से बढ़कर शॉपिंग की है। माँ, आप भी ना शानदार तैयारी क्यों ना करती? आखिर मेरे अकलौते भैया की शादी है। दिल खोल कर अरमान निकालूंगी, कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। श्रुति, जी माँ। बेटा, मैं ये सोच रही थी कि बाकी वक्त तो ठीक है, मगर शादी में दुल्हन का पहनावा और उसका अंदाज रवायती होना चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं माँ। बेटा, तुम तो जानती हो कि संध्या का मॉडर्न हेयर कट हुआ है और वो मशरकी पहनावे पर जचता नहीं है। मेरी तो इच्छा है कि इन सब पहनावों के साथ संध्या के लंबे बाल होते तो बहुत खूबसूरत लगती। ये बात सुनकर श्रुति की हंसी छूट गई। अरे माँ, ये भी कोई टेंशन वाली बात है? आज के दौर में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप चिंता न करें, आपकी बहू के घुटनों तक लंबे बाल होंगे। सच? और नहीं तो क्या, आजकल एक से एक हेयर एक्सटेंशन मिलती है जो आपके छोटे बालों को घुटनों तक और लंबे बालों को छुपाकर बॉयकट सब कुछ कर देती है। सुनील की फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। उन्होंने जहाज से उतरकर गहरी सांस ली। अपने देश की हवा में रची बसी जानी पहचानी अपनायत की महक को अपने रोम रोम में महसूस कर रहे थे। 16 साल का अरसा बहुत होता है अपनी जमीन और अपने लोगों से दूर रहकर गुजारने के लिए, मगर अपनी बेटी संध्या के जवान होने के बाद उन्हें वापस आने की इच्छा होने लगी। उन्होंने फैसला किया कि वो परदेश में नहीं बल्कि अपने देश में बेटी ब्याहेंगे, ताकि उनका नाता अपने देश से न टूटे। उनका ये मसला बचपन के दोस्त शेखर ने हल कर दिया। शेखर ने 1-2 चक्कर लगाए थे यूके के, वहीं संध्या को पसंद किया, बहू बनाने का फैसला किया। दोनों दोस्त जल्द अज जल्द इस दोस्ती को रिश्ते में बदलने के लिए बेताब थे। गाड़ी मार्केट के सामने रुकी। श्रुति अपना बैग कंधे पर लटकाकर गाड़ी से बाहर निकली और मतलूबा दुकान पहुंची जो उसको उसकी दोस्त ने बताई थी। श्रुति दुकान के अंदर गई तो उसका इस्तकबाल जमीन से छत तक सजी मुख्तलिफ अंदाज की विग्स ने किया, जिनमें हर कलर और हर स्टाइल की विग शामिल थी। श्रुति अभी देख ही रही थी कि उसकी नजर एक जगह ठहर गई जहाँ एक आदमी खड़ा नजर आया। एक्सक्यूज मी, श्रुति ने उसे मुखातिब किया तो वो आदमी पीछे मुड़ा। जी, मुझे लंबे बालों वाली विग चाहिए। नो प्रॉब्लम मैम, मिल जाएगी, उस आदमी ने कहा और अपने काउंटर से कुछ डब्बे निकाले। एक डब्बा खोला तो उसमें गोल्डन बालों वाली विग निकली। नहीं, मुझे बड़ी लेंथ की चाहिए, कम से कम घुटनों तक आती हो, और मुझे इस शेड में नहीं चाहिए, मुझे ब्लैक ब्राउन शेड में चाहिए। लेट मी चेक मैम। वो आदमी दोबारा नीचे झुककर देखने लगा। सॉरी मैम, मेरे पास फिलहाल यही है। ओह नो, ये तो बहुत गलत हुआ। यहाँ कोई और शॉप है इस तरह की? मैम, आपको आज ही चाहिए बाल? नहीं, आज तो नहीं, मगर 2-3 दिन में लाजमी चाहिए। एक्चुअली फंक्शन है हमारे घर में। 3 दिन? नो प्रॉब्लम मैम, हम 2 दिन में आपका हेयर पीस आपके घर पहुंचा देंगे। रियली? यस मैम, मगर मैं एक बात क्लियर कर दूं, हम असली बालों की एक्सटेंशन बनाते हैं तो वो आपको काफी महंगी पड़ेंगी। रियल बालों की कॉस्ट लेंथ के हिसाब से बढ़ती जाती है। हाँ, अगर आपको सस्ती चाहिए तो नायलॉन में बनवा लें। नहीं नहीं, मुझे रियल बाल ही चाहिए और आप पैसों की फिक्र ना करें। ठीक है मैम, आप 10,000 एडवांस देकर अपना एड्रेस लिखवा दें। ये ले भैया आपके पैसे, और आप याद रखिएगा ऑर्डर लेट नहीं होना चाहिए। डोंट वरी मैम, हम आपका ऑर्डर कोशिश करेंगे वक्त से पहले ही पहुंचा दें। चंदू और रघु एक ढाबे में बैठे खाना खा रहे थे। चंदू के मोबाइल में कॉल आई। उसने कॉल रिसीव की और रघु से कहने लगा, चल उठ रघु, एक और काम हाथ लगा है। आइटम की डिलीवरी 2 दिन में करनी है, हमें इसके लिए जल्द से जल्द बंदोबस्त करना होगा। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि उनके कानों में शोर की आवाज सुनाई दी। दोनों आवाज की तरफ मुड़कर देखने लगे। वहाँ काफी सारे लोग सड़क से नीचे कच्चे की तरफ भाग रहे थे और साथ साथ चीख भी रहे थे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इसको जाने न पाए, जल्दी पकड़ो, बच ना जाए कहीं। वो दोनों दौड़कर उसकी तरफ गए। रघु ने एक लड़के से पूछा, क्या हुआ, क्या कोई चोर है? नहीं भैया, लोगों ने एक डाइन को रंगे हाथों पकड़ा है। वो बच्चा चुरा रही थी। इलाके के 10 बच्चे मिले हैं बगैर कलेजे के। आज तो हम इसे जलाकर भस्म कर देंगे।
उसने कहा और आगे बढ़ गए। चंदू ने रघु को इशारा किया और दोनों वहीं रुक गए। चलना चंदू, देखते हैं चल के, रघु बोला। छोड़ यार, हमें क्या लगे, होगी कोई बेचारी गरीब लड़की। बड़े लोग अपना काम निकालकर उनसे जान छुड़ाने के लिए डाइन बनाकर उनका किस्सा तमाम करवाते हैं। टीन की चादर से बने क्वार्टर को रघु ने बचाया। अंदर से औरत की करख्त आवाज आई, आजा, खुला हुआ है। दोनों अंदर चले गए। चंदू, तू बड़े दिनों बाद आया है, औरत ने कहा। हाँ, तुझे तो पता है कि धंधे के लिए कितने हाथ पैर मारने पड़ते हैं। क्या करें, सारा खेल ही धन का है, औरत बोली। फिर उसने पलंग के नीचे से एक बड़ा सा थैला निकाला और चंदू रघु के आगे कर दिया। कितना माल है, रघु ने पूछा। 10 हैं पूरे। बड़े हैं? नहीं, छोटे हैं, औरत बोली। तो चंदू मायूस हो गया। क्या मुझे एक खास माल मिल सकता है? बहुत बड़ा। बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा, चंदू ने हाथ से बताया। तो औरत ने नामे गर्दन हिला दी। आज तो क्या, अगले 2-3 हफ्तों तक भूल जा। वो क्यों? क्योंकि मुसलमानों ने सरकार से शिकायत कर दी है। आजकल बहुत सख्ती है कब्रिस्तान में, सिपाही खड़े रहते हैं हर वक्त वहाँ। तो फिर तू ये कहाँ से लाई है? ये तो गरीब घरानों की लोंडियों ने दे दिए हैं जिन्हें रोटी के लाले पड़े थे। औरत ने सफाकी से हथेली पर तंबाकू को मसलते हुए कहा। वहाँ से नहीं मिल सकते क्या? अरे नहीं, मैं पहले ही वहाँ से सब समेट लाई हूँ। खेती उगने में तो समय लगा है ना, जादू नहीं कि छू मंतर करवाकर मिल जाएंगे। चंदू ने रुपए गिनकर उस औरत के हाथ पर रखे और वहाँ से उठ गया। अब उसे चिंता हो रही थी। रघु और चंदू बालों का घिनौना धंधा करते थे। उनको बाल यही औरत सप्लाई करती थी। या तो वो गरीब मजबूर लड़कियों को अपने बाल देने पर मजबूर करती थी, या फिर उससे भी खौफनाक तरीके से कब्रिस्तान में दफनाई जाने वाली औरतों के बाल काटकर। कब्रिस्तान मुसलमानों का था और वहां जाकर ये खासा मुश्किल काम था। रघु और चंदू उस औरत से बाल लेकर उन्हें आगे महंगा बेचते थे और दुकान वालों से अपना कमीशन अलग लेते थे। मगर आज का ऑर्डर चंदू के गले में अटक गया था। हर तरफ से नाकामी हुई थी। उसने और लोगों से भी मालूम किया था जो इस धंधे में थे। समय बीता जा रहा था और चंदू की चिंता बढ़ती जा रही थी। दोनों बातें करते हुए जा रहे थे कि एकदम रघु को ठोकर लगी। वो नीचे गिर गया। हल्का अंधेरा था। चंदू रघु को उठाने झुका तो उसके हाथ में चुनरी आ गई। साथ एक औरत जमीन पर पड़ी नजर आई। कौन हो तुम? चंदू ने पूछा। तो औरत ने अपने खून में लथड़े लरसते हाथ जोड़े और चंदू से बोली, सहायता करो मेरी, वो लोग मुझे मार देंगे। तुम वही हो जिसे लोग डाइन कहकर ढूंढ रहे हैं? नहीं बाबू, मैं डाइन नहीं हूँ, सब झूठ कह रहे हैं, उस औरत ने कहा और चंदू की कमीज पकड़कर उठने की कोशिश की। चंदू ने उसे बाजुओं से पकड़कर उठाया तो वो पूरी खून में लथपथ हो रही थी। औरत झुकी हुई थी। जब वो सीधी होने लगी तो उसके घुटनों को छूती चुटिया आगे आ पड़ी। उसकी चुटिया चंदू की नजर के सामने लहराई तो चंदू के दिमाग में बिजली सी कूदी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा उनसे, उसने घायल औरत से कहा और उसको बाजुओं से थामकर सहारा देकर एक पत्थर पर बिठाया। साथ ही उसने रघु को पीछे आने का इशारा किया। जैसे ही रघु पीछे आया, चंदू ने झट से उस औरत के बालों को गुद्दी से पकड़ लिया। ले यार चंदू, रघु ने उसे पीछे से कैंची दी जो वो अक्सर अपने साथ बैग में रखते थे। दूर से लोगों का शोर भी सुनाई देने लगा। औरत खौफ और दर्द से चीखने लगी, दया करो, मुझे जाने दो। मगर चंदू ने औरत के बाल गुद्दी से काट लिए और उसे जोर से धक्का दे दिया। औरत चीखती हुई जमीन पर औंधी जा पड़ी। इतने में बहुत सारे लोग वहां आ गए। ये रही डाइन, एक आदमी ने औरत की तरफ उंगली करते हुए कहा तो सारे लोगों ने उसे घेर लिया। मजमे में से एक आदमी आगे बढ़ा। उसके हाथ में कैन था जो मिट्टी के तेल से भरा हुआ था। उसने उस औरत पर छिड़का और आग लगा दी। जैसे ही औरत को आग लगी, चंदू की नजर उसकी उंगलियों पर पड़ी तो वो लम्हा भर के लिए चौंक कर रह गया। उसके जिस्म में खौफो हरास फैल गया। वो जलती हुई औरत इधर उधर चीखती हुई लड़क रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी हरकत और चीखों में कमी आती गई और कुछ देर बाद वहां राख का ढेर बन गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपके कारण इस डाइन से छुटकारा मिला है। अरे ये तो मेरा सौभाग्य था जो मैं किसी के काम आ सका। हेलो मैम, आप श्रुति बात कर रही हैं? जी हाँ, मैं श्रुति हूँ। मैम, आपने जो हेयर पीस ऑर्डर किया था वो रेडी है। हमने आपका ऑर्डर डिलीवर कर दिया है, आपको मिल जाएगा। थैंक यू, आपने तो मेरी चिंता दूर कर दी। बेटी संध्या, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। श्रुति और उसकी मामा आशा। हेलो श्रुति। श्रुति ने उठकर संध्या को गले लगाया। संध्या ने आशा के चरणों को छूकर आशीर्वाद लिया और फिर सोफे पर बैठ गई। संध्या, एक्चुअली हमने तुमसे एक बात डिस्कस करना थी, श्रुति बोली। असल में मामा की इच्छा है कि तुम शादी में ट्रेडिशनल वे में तैयार हो। ये कहते हुए उसने लंबे बाल बॉक्स में से निकाल कर दिखाए। संध्या कुछ देर खामोश रही तो श्रुति और आशा एक दूसरे की तरफ देखने लगी। बेटी, ये सिर्फ मेरी इच्छा है, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो कोई बात नहीं। यू नो आंटी, मुझे लॉन्ग हेयर्स का बहुत शौक है, मगर यूके का लाइफस्टाइल चेंज है तो मैंने बाल भी उसी अकॉर्डिंग रखे हैं। आंटी, आपकी इच्छा मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अगर मुझे ये पसंद ना भी होते तो भी मैं आपके लिए जरूर लगाती, आप फिक्र ना करें। संध्या की बात सुनकर आशा खुशी से फूली न समा रही थी कि इतने संस्कारों वाली बहू मिली है। संध्या तैयार होने के लिए सैलून में गई। मैम, आपके हेयर पीस को आपके बालों के साथ अटैच करके फिक्स कर दूं? हाँ, ऐसे फिक्स कीजिएगा कि मुझे बार बार लगाने न पड़े। आपको तो पता है शादी में कितने सारे फंक्शंस होते हैं।
ओके मैम, मैं इन्हें फिक्स कर रही हूँ। जब आपको निकालने हो आप सैलून आ जाइएगा। इस अटैचमेंट का ड्यूरेशन 3 वीक है, ब्यूटिशियन ने बताया और फिर बालों को संध्या के सर के बालों के साथ अटैच कर दिया। संध्या ने तैयार होकर अपना जायजा लिया। बाल बिल्कुल रियल लग रहे थे। संगीत शुरू हो गया। सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। संध्या को अपने सर के पिछले हिस्से में सनसनाहट सी महसूस हुई, मगर उसने ज्यादा ध्यान न दिया। दोनों तरफ लड़कों की टीम और लड़कियों की टीम में कांटेदार मुकाबला हो रहा था। स्टेज पर बैठी संध्या के सर में हल्का हल्का दर्द होने लगा। उसने श्रुति को इशारे से बुलाया। फिर उसने श्रुति के कान में कहा तो वो फिक्रमंद हो गई और बोली, पहले मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ, फिर पेन किलर्स देती हूँ। संध्या ने थोड़ा सा खाना खाया, फिर श्रुति ने उसे पेन किलर्स दिए। बराबर में बैठे हरीश ने मौका देखकर संध्या की तारीफ की, मगर संध्या अपने आप को बहुत लेजी फील कर रही थी। तकरीब आधी रात को खत्म हुई। हरीश और उसके घर वाले चले गए। संध्या अपने कमरे में आकर धम से बेड पर गिर गई। उसमें कपड़े चेंज करने की भी हिम्मत नहीं थी। बेटी, अभी तक तुमने चेंज नहीं किया? मॉम, मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही, बहुत थक गई हूँ। बहुत हैवी कपड़े हैं बेटी, चेंज कर लो। मैं तुम्हारे कपड़े अलमारी से निकाल कर बेड पर रख देती हूँ। बड़ी मुश्किल से संध्या ने अपने कपड़े चेंज किए और फौरन ही बिस्तर पर गिरकर सो गई। नाश्ते की मेज पर संध्या के माँ और बाप बातें कर रहे थे। संध्या बोझल कदमों से चलती हुई आई और कुर्सी पर बैठकर टेक लगा लिया। थकन उतरी नहीं बेटी? नो मॉम। बेटी, ये यूके तो है नहीं कि एक साइन करने से शादी हो जाए। ये इंडिया है, यहाँ पर बहुत रस्म और रवाज होते हैं। लो बेटा, आलू का पराठा खाओ और अच्छी तरह से नाश्ता करो। नाश्ता खत्म करके वो अपने कमरे में आई और मुलाजमा से कहकर अपनी चीजें उठवाने लगी। संध्या अलमारी के पास खड़ी थी कि एकदम उसे बहुत जोरदार चक्कर आया और वो अलमारी का दरवाजा पकड़े पकड़े नीचे जा पड़ी। मुलाजमा ने दौड़कर संध्या को उठाया, मगर उसे बराबर चक्कर आ रहे थे। मुलाजमा ने शोर मचाया। संध्या के माँ बाप आ गए। दोनों बहुत परेशान हुए। उन्होंने शेखर अग्रवाल को कॉल की तो उसने डॉक्टर को भिजवाया। रात को संध्या की बारात भी थी। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गए। उन्होंने संध्या का ब्लड प्रेशर चेक किया तो बोले कि बहुत लो है। एक इंजेक्शन लगाया और कहा कि बच्ची को खाने पीने के लिए दें। इंजेक्शन लगने से संध्या थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी। हर 2 घंटे के बाद उसे फ्रेश फ्रूट्स का जूस दिया जा रहा था। शादी का मंडप सज चुका था। संध्या भी पार्लर से आ चुकी थी। दुल्हन के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी। फेरे हो गए। संध्या की मांग में हरीश ने संदूर लगाया और दोनों पति पत्नी के अटूट बंधन में बंध गए। संध्या के सर में फिर हल्का हल्का दर्द शुरू हो गया। वो अपनी सास आशा से कहकर सजे हुए स्टेज पर बैठ गई। हरीश उसके बराबर बैठा हुआ था। मौका देखकर वो संध्या के करीब हुआ और उसके कान में कहने लगा, तुम लंबे बालों में और भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। आपको लंबे बाल पसंद हैं तो मैं अपने बाल बढ़ा लूंगी। जब रस्में खत्म हो गईं तो बधाई का समय आ गया। संध्या रोते हुए अपने माता पिता के गले लग गई। उसके बाप सुनील ने उसको रोते हुए गाड़ी में बिठा दिया। गाड़ी तक आते आते भी संध्या को चक्कर आ रहे थे, मगर वो गाड़ी का गेट थामे अंदर बैठ गई। संध्या घर आ गया। हरीश ने कहा तो उसने आंखें खोल दी। आशा और श्रुति उन दोनों से पहले ही घर के लिए निकल गई थी ताकि दुल्हन का स्वागत कर सके। जब संध्या गाड़ी से नीचे उतरी तो एकदम लहरा गई। आशा, श्रुति और बहुत से लोग उसके स्वागत के लिए खड़े थे। संध्या ने एक कदम बढ़ाया तो दोबारा लहरा गई। हरीश ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे थाम लिया। लो भाई, हरीश भैया तो गए काम से, इनकी ड्यूटी तो भाभी ने अभी से लगा दी है, श्रुति ने हंसते हुए कहा। संध्या धीरे धीरे चलती हुई घर की दहलीज तक आई। वो मुश्किल से अपने आप को संभाल रही थी। उसने सोचा इतने सारे लोगों के सामने तमाशा न बन जाए, मगर उसका जब्त टूट गया। घर प्रवेश की रस्म के लिए आशा दूल्हा दुल्हन की आरती उतार रही थी। संध्या एकदम लहराई। अपना तवाज़ुन बरकरार न रख पाई तो वो गिरी। साथ ही उसका हाथ आशा के हाथों में थामी हुई थाली पर पड़ा तो थाली भी नीचे जा पड़ी। सब कुछ जमीन पर बिखर गया। हरीश ने संध्या का सर अपनी गोद में रख लिया, जबकि आशा की निगाहें गिरी हुई थाली पर थीं, जो कि बहुत बड़ा अपशुकन था। संध्या के मुंह पर पानी के छींटे मारे गए तो उसने अपनी आंखें खोली। हरीश ने उसे उठाकर कमरे में बेड पर लिटा दिया। संध्या को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। शेखर के कहने पर हरीश ने डॉक्टर को कॉल की। जब डॉक्टर आए तो उन्होंने कहा कि इसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो है। साथ ही इंजेक्शन लगाया, कुछ मेडिसिन दी और कहा कि इसके कुछ टेस्ट करवाने हैं। संध्या ने अपने माँ बाप को बताने से मना कर दिया, क्योंकि वो पहले ही बेटी की जुदाई में गमज़दा थे। संध्या उनको और परेशान न करना चाहती थी। संध्या के माँ बाप जब सुबह नाश्ते के साथ संध्या से मिलने अग्रवाल हाउस पहुंचे तो संध्या की तबीयत बहुत बोझल हो रही थी। उसके सर में कुछ हो रहा था जो वो अपने लफ्जों में बयान नहीं कर पा रही थी। हरीश बेटा, आप और संध्या चलो आज हमारे साथ, संध्या के बाप ने बोला। तो वो कहने लगा कि एक्चुअली अंकल, आज मेरे कुछ दोस्त मिलने आ रहे हैं। अगर आप माइंड ना करें तो मैं शाम को संध्या को आपके घर छोड़ दूं। कोई बात नहीं बेटा, जैसे आप दोनों को इजी लगे। दरअसल हरीश संध्या को टेस्ट करवाने के लिए ले जा रहा था। संध्या ने टेस्ट करवाए और सैंपल दे दिए। रिपोर्ट्स शाम तक मिलनी थी। शाम को रिपोर्ट्स लेकर जब हरीश ने डॉक्टर को दिखाई तो वो कहने लगा कि चिंता की कोई बात नहीं है, बस खून की कमी है। मैं दवा लिख कर दे रहा हूँ, आप शुरू कर दें, संध्या ठीक हो जाएगी। संध्या ने अपने रिसेप्शन डिनर की तारीख थोड़ी आगे करवा दी थी। उसका कहना था कि दवा खाकर थोड़ा फिट हो जाए तो फिर वो एंजॉय कर सकेगी। संध्या सुबह सोकर उठी तो हरीश उसे देखकर हैरान हो गया।
उसका रंग हल्दी की मानित पीला हो रहा था, आंखों के गिर्द स्याह हल्के भी हो रहे थे। संध्या बराबर अपनी मेडिसिन ले रही थी, मगर फिर भी उसकी ये हालत होना उसको चिंता में डाल रहा था। डॉक्टर की हदायत पर संध्या को ब्लड चढ़ाया गया, जिससे संध्या नॉर्मल होने लगी। वो अब देखने में थोड़ा ठीक लग रही थी, उसके चेहरे पर थोड़ा सुर्खी आ गई। सब लोग रिसेप्शन डिनर की तैयारी कर रहे थे। उस रोज संध्या बहुत खूबसूरत लग रही थी। तैयार होकर वो अपने आप को आईने में देखने लगी। देखते देखते वो रुक गई। जब ब्यूटिशियन ने उसके बाल लगाए थे तो वो घुटनों को छू रहे थे, मगर अब बाल घुटनों से भी तकरीबन 3 इंच नीचे थे। फिर उसने सोचा शायद इतने दिन गुजरने पर वो लूज होकर नीचे हो गए हैं। रेडी होकर जब वो नीचे आई तो संध्या के माँ बाप उसको देखकर उसकी बलाएं लेने लगे, शुक्र अदा करने लगे कि संध्या अब थोड़ी बेहतर लग रही है। सब लोग संध्या की बेहतर होती हुई तबीयत से खुश थे। रात संध्या सो रही थी तो एकदम उसके दिल की धड़कन बेतरतीब होने लगी। वो नींद में सर इधर उधर करने लगी। उसके सर में अचानक तकलीफ होने लगी, जिससे उसकी आंख खुल गई। हरीश, वो मुश्किल बोल पाई। हरीश की आंख उसकी आवाज पर खुल गई। संध्या ने दोनों हाथों से अपना सर थाम रखा था। हरीश ने ग्लास में पानी डाला और संध्या के होंठों से लगाया। पानी पीकर संध्या बेड से टेक लगाकर बैठ गई। उसके सर में धमाके हो रहे थे। तुम मेडिसिन तो ले रही हो ना? जी हरीश, मैं बराबर दवा ले रही हूँ, पर मेरा सर फट रहा है। तुम ये पेन किलर लो, शायद सर में दर्द कम हो जाए। हरीश ने उसे गोली देते हुए कहा। उस वक्त रात के 3:30 बज रहे थे। संध्या, मैं सोच रहा हूँ कि हम थोड़े दिनों के लिए यूके चले जाते हैं। जब से तुम यहाँ आई हो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, शायद वहाँ जाकर तुम्हारी तबीयत बेहतर हो जाए। चंद रोज बाद अचानक संध्या की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसको अस्पताल में एडमिट कर लिया गया। उसके ब्लड की स्टेज मरने की हद तक नीचे आ गई थी। उसे फौरन ब्लड चढ़ा दिया गया। संध्या के माँ बाप सख्ती की हालत में थे। फिर उन सब ने फौरन अब्रॉड जाने का फैसला कर लिया। सबके टिकट्स कंफर्म हो गए थे। संध्या लेटी हुई थी। उसे देखकर हरीश को खौफ आ रहा था। वो बिल्कुल ढांचा बन गई थी। सफेद होंठ, आंखों के गिर्द घड़े और पीली रंगत। उसका एक हाथ हर वक्त सर के पिछले हिस्से में रखा होता। संध्या को सर में हर लम्हा जलजला सा महसूस होता था। उसके सर से पैर तक टेस्ट हो चुके थे, मगर रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता था। हरीश, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? ऑफ कोर्स डियर, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। देखना, जब तुम यूके जाओगी ना तो वहाँ एक से एक डॉक्टर्स हैं। यहाँ तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। भगवान करे जो तुम कह रहे हो वैसा ही हो। हरीश, मेरे कारण तुम्हारे जीवन से खुशियाँ चली गई हैं। इससे तो बेहतर था तुम किसी और से शादी कर लेते। संध्या, स्टॉप इट। मैंने तुमसे खुद शादी की है। तुमसे बेहतर मेरी जीवन साथी और कोई नहीं हो सकती थी। हरीश, अगर मैं मर गई ना तो तुम मेरे माँ बाप का प्लीज बहुत ख्याल रखना। शट अप संध्या, बंद करो अपनी ये फजूल बातें। ओके बाबा, आई एम सॉरी। अब नहीं करूंगी ऐसी बातें और ना तुम्हें कभी तंग करूंगी, संध्या ने कहा और लंबी सांस लेकर आंखें मूंद ली। संध्या, उठ जाओ। तुम भी क्या याद करोगी? देखो, तुम्हारे पति देव ने तुम्हारे लिए आज अपने हाथों से नाश्ता बनाया है। हरीश ट्रॉली लेकर कमरे में दाखिल हुआ, मगर संध्या ने आंखें नहीं खोली। उठ जाओ संध्या, 10 बज रहे हैं। भूल गई क्या? आज के टिकट्स हैं, हमने यूके जाना है। फटाफट नाश्ता करो और तैयार हो जाओ। मगर संध्या तो सोती रही। यार, तुम्हारी दवाओं में भी नींद तो होती है, मगर आज तो तुम्हें जाना है, इसलिए उठो अब। ये कहकर हरीश ने संध्या का हाथ थामा तो उसका हाथ बर्फ की मानित यख हो रहा था। हरीश चौंक गया। उसने संध्या को बहुत आवाजें दी, लेकिन वो बेसुध पड़ी थी। हरीश ने अपना सर संध्या के सीने पर रखकर उसकी धड़कन सुनी, मगर वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। संध्या, संध्या, वो इतनी जोर से चीखा कि शेखर और आशा दौड़ते हुए आ गए। क्या हुआ हरीश? संध्या, उसने सिर्फ इतना ही कहा। आशा ने भड़कर संध्या को आवाज दी, फिर उसे झिंझोड़ा। शेखर ने फौरन डॉक्टर को कॉल कर दी। डॉक्टर घर पहुंचा, संध्या की नब्ज चेक की, आंखों को देखा और अफसोस से सर झुका लिया। मिस्टर शेखर, संध्या अब हम में नहीं रही। ये सुनकर तो सबके पैरों से जमीन निकल गई। शेखर ने अपनी बेटी श्रुति को बुला लिया और साथ ही हिम्मत करके माँ बाप को भी खबर दे दी। वो तो नंगे पांव दौड़ते हुए घर में आ गए, चीखो पुकार मचाने लगे। संध्या, संध्या, इसको क्या हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? ये नहीं मर सकती। हरीश भी कहने लगा कि रात तो मुझसे ठीक तरह से बातें कर रही थी, देखे ना अब नहीं उठ रही। डॉक्टर के मुताबिक संध्या को मरे हुए काफी घंटे हो चुके थे। सब लोग शॉक थे। संध्या की आरती की तैयारी की जा रही थी। उसको अभी सुहागन की तरह सजाना था। अंतिम सफर पर जाने के लिए श्रुति कमरे में आई। उसे संध्या को स्नान करवाना था। उसने संध्या का सर अपने हाथों में थामा हुआ था। संध्या को उठाना चाहा तो उसके लंबे बाल आगे झूल गए। ओह, ये तो निकाले ही नहीं। श्रुति को उन्हें देखकर ख्याल आया। श्रुति के साथ आशा भी थी। उन्होंने संध्या को पकड़ा और श्रुति ने संध्या के बालों को पकड़ा ताकि उन नकली बालों को असली बालों से अलग कर सके। जब उसने बालों की तह टटोली तो वो धक से रह गई। लम्हा भर जैसे उसकी जान निकल गई हो। उसके जिस्म में सनसनाहट होने लगी। संध्या के अपने बालों में जुड़े मसनूई बालों में से कुछ गुच्छे सर की तरफ जा रहे थे और उनके सिरे खून की रगों की मानित सुर्ख हो रहे थे
और फूल कर काफी मोटे हो रहे थे, जैसे कि संध्या की खोपड़ी में पेवस थे। उस जगह से संध्या की खोपड़ी उसके अपने असली बालों से आरी हो चुकी थी। खून भरे बाल या रगें खोपड़ी में पेवस होने की वजह से संध्या की खोपड़ी जगह जगह से चटकी हुई थी। दरारें इतनी खुली हुई थीं कि संध्या का दिमाग नजर आ रहा था। श्रुति ने झट बाल वापस छोड़ दिए और संध्या का सर वापस नीचे रख दिया। क्या हुआ श्रुति? आशा बोली, मगर श्रुति अपनी जगह जैसे सुन हो गई थी। ये क्या है माँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। माँ, पापा, हरीश, अंकल और आंटी सबको बुलाएं। श्रुति ने खौफजदा अंदाज में कहा तो आशा हैरान नजरों से उसे देखती बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। फिर उन सबके साथ कमरे में दाखिल हुई। क्या हुआ श्रुति? हरीश बोला। श्रुति ने सबको संध्या का सर दिखाया तो सब अपनी अपनी जगह जैसे जम गए। कहा था इसने मुझसे कि मुझे मेरे सर में कुछ हो रहा है और हम टेस्टों के चक्कर में पड़े रहे। एक मर्तबा भी इसके सर में नहीं देखा। अंकल, मुझे तो ये कुछ और ही चक्कर लग रहा है। श्रुति संध्या के बाप से कहने लगी। क्या मतलब? अंकल, मैं एक शख्स को जानती हूँ, मैं उसको बुलाती हूँ। थोड़ी देर बाद वो शख्स कमरे में आया। उसका अंदाज आम आदमियों से जरा मुख्तलिफ था। गले में माला, माथे पर तिलक और लंबी चोटी। उसने संध्या के बालों को सिर्फ छुआ और चौंक कर पीछे हट गया और बोला, जितनी जल्दी मुमकिन हो इस बच्ची का अंतिम संस्कार कर दो। मगर बात क्या है? क्या हुआ मेरी पत्नी के साथ? हरीश बोला। असल में तुम्हारी पत्नी को डाइन के बालों ने मारा है। उस आदमी की बात सुनकर सब हक्का बक्का रह गए। ये सुनते ही श्रुति की निगाह संध्या के मसनूई बालों पर पड़ी तो वो चौंक गई। जब उसने वो बाल लिए थे तो वो घुटनों तक आ रहे थे, मगर अब बिस्तर पर फैले संध्या के बाल उसके टखनों तक पहुंच रहे थे। डाइन के बाल? शेखर अग्रवाल बोले। हाँ, इस बच्ची के सर में डाइन के बाल हैं। डाइन की सारी शक्ति उसके बालों में होती है। ये बाल जिंदा हैं। असल में ये बाल जिंदा डाइन के जिस्म से अलग किए गए हैं, तो ये उसी समय से जिंदा हैं और इस बच्ची के खून से अपनी प्यास बुझाकर अभी तक जीवित हैं। इसी कारण इस बच्ची की मौत हुई है। उस आदमी ने कहा तो सबको सांप सूंघ गया। जब तो संध्या में मुसलसल खून की कमी हो रही थी, उसका सारा खून डाइन के बाल चूस रहे थे। फिर वो आदमी बोला, इस बच्ची के बालों को तुरंत नष्ट करना होगा, वरना ये किसी और को अपना शिकार बना लेंगे। आपकी बच्ची के जिस्म से आखिरी खून का कतरा चूस कर ये खुद ब खुद उसके सर से अलग हो जाएंगे। इन बालों को तो नष्ट करना ही होगा। हाँ, और साथ साथ हेयर पीस वालों को भी कानून की गिरफ्त में लाना होगा, ताकि हमारी तरह किसी और की बच्ची अपनी जान न दे दे, शेखर अग्रवाल ने कहा। फिर उस आदमी ने अपने कांधे पर लटके थैले से एक धागा निकाला और फिर श्रुति से बोला, इस धागे को बच्ची के अपने बाल और डाइन के बालों को मिलाकर गांठ बांध दो। पर यह धागा किस लिए है? ये पवित्र और शक्तिशाली धागा है। इस धागे की शक्ति इन बालों को बच्ची के शरीर से अलग न होने देगी। फिर संध्या की आरती तैयार करके उसे शमशान घाट ले जाया गया और फिर सिसकियों और आहों के साथ उसकी चिता को अग्नि दे दी गई। चिता को अग्नि मिलते ही संध्या के बालों ने लहराना शुरू कर दिया। वो बार बार ऊपर उठते और फिर संध्या के शरीर पर जा गिरते। ऐसे लगता था कि जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें अपनी तरफ खींच रही हो। चिता जलना शुरू हो गई। सबने अपनी नाकों को हाथ से पकड़ लिया। फिजा में सड़े हुए खून की बास फैल गई। चिता जलती रही और फिर राख का ढेर बन गई। शेखर अग्रवाल ने अपने दोस्त टीएसपी से बात की। उन्होंने उस दुकान पर छापा मारा और छानबीन में रघु और चंदू समेत उनके पूरे गिरोह को पकड़ लिया, जिनकी तलाश पहले से पुलिस को थी। संध्या के माँ बाप वापस यूके चले गए। आए तो वो यहाँ दोबारा बसने थे, मगर यहाँ रहकर उन्हें संध्या की याद बार बार तकलीफ देती थी। हरीश भी कुछ दिनों के लिए उनके साथ यूके चला गया, जबकि शेखर, आशा और श्रुति गुजरे दिनों की अच्छी यादों के सहारे संध्या के बिछड़ने के गम को दूर करने की कोशिश कर रहे थे।